हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या आता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब क्या होता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन? क्या होता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन? देखो दोस्तों, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का वैसा मोशन जहाँ पे वो थोड़ी सी हाइट भी ट्रैवल करे, थोड़ी सी हाइट भी ले और थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल करे, मतलब ऊंचाई पे भी जाए और दूरी भी ट्रैवल करे। ठीक है, उसी मोशन को क्या बोला जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो ऊंचाई से नीचे आएगा ये सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आएगा। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी अर्थ की कैपेसिटी जो किसी भी चीज़ को अपने सेंटर की ओर खींचती है। क्या करती है? कोई किसी भी चीज़ को अपने सेंटर की ओर खींचती है, उसी कैपेसिटी को बोला जाता है ग्रेविटी। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ से जब वो ऊंचाई पे गया फिर धीरे 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 नीचे आया, वो नीचे किसकी वजह से आया? ग्रेविटी की वजह से। तो ये जो ऊंचाई भी ट्रैवल कर रहा है और लॉन्ग डिस्टेंस पे भी जा रहा है, इसी को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा जो ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन बना रहा है, ऑब्जेक्ट होगा जो भी, उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। क्या बोला जाता है? प्रोजेक्टाइल। ऑब्जेक्ट को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। और जो पाथ होगा, किस तरह का पाथ उसने लिया जाने के लिए, सपोज करो ये बॉडी यहाँ से गई, ये पाथ ट्रैवल करके सीधी बी पॉइंट तक, तो ये जो पाथ बना ये वाला, इस पाथ का क्या नाम होगा? ट्रेजेक्ट्री। क्या बोला जाएगा इसको? ट्रेजेक्ट्री। ये जो पाथ होता है इसको ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है, और जो ऑब्जेक्ट इस पाथ के थ्रू गया ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, वो क्या होगा? हमारा प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल एक बॉडी होती है जो इस तरह से जाती है प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू। ठीक है, और जो पाथ होता है, जो रास्ता वो ट्रैवल करती है, उसको क्या बोला जाता है? ट्रेजेक्ट्री। और इसकी शेप कैसी होती है? पैराबोला। देख रहे हो आप? पैराबोला। ये जो शेप बन रही है ये वाली यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला जाता है पैराबोलिक शेप। ठीक है, और पाथ को क्या बोला जाएगा? ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री जो होगी वो पैराबोलिक शेप की होगी। क्या होगी? ट्रेजेक्ट्री जो होगी वो पैराबोलिक शेप की होगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई हैं आपकी। अब देखो, हमारे पास ये बॉडी है। ठीक है, यहाँ से बॉडी गई सीधी बी पॉइंट पे। कहाँ पे? ए पॉइंट से गई बी पॉइंट पे। तो इसने क्या किया? थोड़ी सी हाइट भी ट्रैवल करी, ये ऊपर की ओर जो एरो है, और इसने डिस्टेंस भी ट्रैवल किया, ये वाला जो एरो है। ठीक है, कौन कौन सा एरो देखते जाओ। एक तो ये वाला एरो आ गया, एक ये वाला एरो आ गया ऊपर की ओर, ये हाइट वाला, और एक आ गया ये वाला। ये जो ए से ये वाला एरो निकला हुआ है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू कॉस थीटा से। ये जो हॉरिजेंटल लाइन होगी इस तरफ का जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू कॉस थीटा से। और ये जो हाइट वाला डिस्टेंस होगा ये ऊपर की ओर, इसको हम इस किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू साइन थीटा से। किससे? यू साइन थीटा से। इस साइड वाला यू कॉस थीटा से और ऊपर वाला यू साइन थीटा से। इतना याद रखो आप बस। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इसकी? एच मैक्सिमम हाइट। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा यहाँ से यहाँ तक वो कितना होगा? आर। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सपोज करो ए से बी की ओर बॉडी जा रही है, तो जो उसने ए से बी तक दूरी ट्रैवल करी वो कितनी है? आर। ठीक है, और जो उसने हाइट ट्रैवल करी ऊपर की ओर वो मैक्सिमम कितनी है? एच। ठीक है, अब ये कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक कर दिया। जो इस तरफ जाएगा उसको हम यू कास थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, जो ऊपर की ओर जाएगा हाइट की ओर जाएगा वो यू साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जाम्पल क्या क्या आती हैं इसकी एग्जाम्पल में। जैसे कोई बंदर है। ठीक है, बंदर एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, वहाँ से वो जंप करता है। ठीक है, ये आ गया पेड़। ठीक है, यहाँ पे बंदर बैठा हुआ है, ये जब इससे जंप करेगा तो कैसा? ऐसा पाथ ट्रैवल करेगा। तो ये भी क्या होता है? हमारा पैराबोला। यहाँ से जंप करेगा, ऊंचाई भी ट्रैवल कर ऊंचा भी जाएगा और आगे की ओर भी जाएगा। ठीक है, तो ये पाथ उसने कैसा फॉलो करा? पैराबोलिक पाथ। ठीक है, फिर बुलेट फायर्ड, अगर सपोज करो कोई गन से फायर करता है तो गन का फायर कैसा होगा? डायरेक्ट सीधा नहीं मारेगा, गन का फायर भी ऐसे होके जाता है। ठीक है, पहले ऊपर की ओर जाएगा फिर धीरे 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 ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस से नीचे की ओर आता है। इस तरह का पाथ बनाता है वो। तो वो भी क्या होता है? हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर आप अगर बस में हो या ट्रेन के अंदर हो, बस में हो या ट्रेन के अंदर, वहाँ से आप कोई बॉटल या बाल बाहर की ओर फेंकते हो, चलती हुई ट्रेन से या चलती हुई बस से अगर आप विंडो से, खिड़की से बॉटल या फिर बाल नीचे की ओर फेंकते हो बाहर की ओर, तब जो उसका मोशन होगा, उसका जो मोशन होगा उसको क्या बोला जाएगा? बाल या बॉटल के मोशन को
प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर और क्या एग्जांपल है इसकी, बम ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन, अगर हवाई जहाज़ में आप उड़ रहे हो तो वहाँ से अगर आप बम गिराते हो तो उसका भी जो पाथ होगा, उसका भी जो मोशन होगा वो क्या होगा हमारा, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये सारी की सारी क्या थी इसकी एग्जांपल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ठीक है, जो इतने काम के नहीं है बट फिर भी देख लो। अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो कि ए बॉडी को ए से, किसी बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना, तो उसको कितना टाइम लगा, ठीक है, जाने में, तो उसके लिए फार्मूला होगा 2u sin θ/2, ये फार्मूला लगेगा। अगर उसकी हमने हाइट निकालनी है कि ऊंचा कितना गया वो, तो कितना आएगा, u² sin² θ/2g, ठीक है, ये फार्मूला लग जाएगा। अगर उसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो कितना आएगा, u²/2g, ठीक है। रेंज निकालना है तो रेंज के लिए क्या आ जाएगा, u² sin 2θ/g, और मैक्सिमम रेंज निकालना हो तो u²/g। ये सारे के सारे थे फार्मूले, लेकिन हमें फार्मूले से कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये JKSSB का एग्ज़ाम है तो यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें आती हैं। जैसे देखो, अगर हमें मैक्सिमम रेंज निकालना है, मतलब कितनी दूरी पे वो मैक्सिमम जा सकती है, मैक्सिमम कितना दूर वो जा सकती है बॉडी, अगर वो निकालना है तो एंगल उसके लिए कितना रखना पड़ेगा, 45 डिग्री। अगर हम किसी बॉडी को 45 डिग्री एंगल पे फेंकेंगे यहाँ से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी ट्रैवल करेगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाएगी, ठीक है। रेंज के लिए एंगल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री, 45 डिग्री। और मैक्सिमम हाइट के लिए अगर उसकी ऊंचाई देखनी है कि मैक्सिमम ऊंची कितनी चीज़ जा सकती है, तो उसके लिए एंगल कितना रखना पड़ेगा हमें, एंगल 90 डिग्री। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम रेंज के लिए अगर दूर पहुँचानी है तो 45 डिग्री, ठीक है। और आता है, अगर दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक का वेट थोड़ा कम है ये वाला, एक का वेट थोड़ा ज़्यादा है ये वाला, ठीक है, ये कम वेट का है, ये बड़े वेट का है। अगर दोनों को हम आगे की ओर फेंकते हैं उसी तरह से जैसे हमने कोई पत्थर फेंका, ठीक है, अगर हम दोनों चीज़ों को फेंकते हैं तो ये दोनों की दोनों ग्राउंड के ऊपर सेम टाइम पे पहुंचेंगी, एक जैसा टाइम लेंगी ग्राउंड पे पहुंचने के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर ये बिल्डिंग है, ठीक है, अगर इस बिल्डिंग से इस छोटी चीज़ को गिराएं और उसी हाइट की बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से बड़ी चीज़ को गिराएं, तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड के ऊपर पहुंचेंगी, ठीक है। दोनों क्या करेंगी, एक जैसा टाइम लेंगी ग्राउंड के ऊपर पहुंचने को। ये फैक्ट्स हैं, कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी फैक्ट्स को आप याद रखो। मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल 45 डिग्री चाहिए, मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल 90 डिग्री चाहिए। अगर एक छोटा ऑब्जेक्ट एक बड़ा ऑब्जेक्ट हम फेंकते हैं तो दोनों के दोनों ग्राउंड के ऊपर सेम टाइम पे पहुंचेंगे, जितना टाइम छोटा ऑब्जेक्ट लेगा उतना ही टाइम बड़ा ऑब्जेक्ट भी लेगा, ठीक है। ये भी देख लो, सपोज करो ये हमारी ट्रेन है, ठीक है, ये जो बनी हुई है यहाँ पे, ये क्या है, ये ट्रेन है। अगर ये ट्रेन है, सपोज करो इसके अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं, ये वाले पैसेंजर, ये पैसेंजर बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर पैसेंजर कोई अंदर से विंडो से क्या करे, कोई बॉटल नीचे फेंके या कोई बॉल विंडो से नीचे की ओर फेंके, तो क्या होगा सॉरी, क्या बोल रहे थे, ठीक है, ये ट्रेन है, ठीक है, ये आ गई हमारी ट्रेन, ये ट्रेन है, ठीक है, इसके अंदर क्या बैठे हुए, पैसेंजर बैठे हुए। सपोज करो किसी विंडो से वो एक पैसेंजर क्या कर रहा है, अपनी बॉटल जो वेस्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है, खाली हो गई है बॉटल, वो नीचे फेंक रहा है। तो उसको ऐसा लगेगा, अंदर से बैठे हुए उसको ऐसा लगेगा जब वो खिड़की से फेंकेगा कि वो बॉटल सीधी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। सपोज करो ये ट्रेन आगे की ओर जा रही थी, ठीक है, उसने बॉटल यहाँ खिड़की से पीछे फेंकी, नीचे खिड़की से बाहर फेंकी, तो चलती ट्रेन से अगर वो खिड़की से देखता है तो उसको ऐसा लगेगा ये बॉटल सीधी की सीधी स्ट्रेट लाइन में जा रही है पीछे की ओर, ठीक है। लेकिन जो बंदा बाहर खड़ा होगा, ठीक है, जो बंदा बाहर खड़ा होगा, जो इस इंसिडेंट को देख रहा होगा, उसके लिए क्या होगा, ये जो मोशन होगा ये क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, पैराबोला पाथ होगा। मतलब पहले यहाँ से इसने फेंका, धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, जाके सीधा ग्राउंड पे गिर जाएगा। अंदर बैठे हुए पर्सन को ऐसा लगेगा कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है पीछे बॉटल, ठीक है। लेकिन जो बाहर पर्सन खड़ा होगा, किससे, ट्रेन से बाहर, जो देख रहा होगा इस इंसिडेंट को, उसके लिए क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। पहले बॉटल यहाँ आई, फिर इससे नीचे 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 जाती जाती सीधी ग्राउंड पे गिर गई, ठीक है। तो वहाँ उसके लिए बाहर पैसेंजर के लिए क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, और अंदर वाले के लिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन।
नेक्स्ट आता है हमारा फोर्स। क्या होता है फोर्स? फोर्स क्या होता है? एक एफर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, ठीक है, उसी एफर्ट को क्या बोला जाता है? आपका फोर्स। सपोज करो, अब देखो पुश क्या होता है और पुल क्या होता है। पुश होता है धकेलना। सपोज करो ये हमारा बॉक्स है, इस बंदे ने क्या किया, इसको आगे की ओर धकेला, अपने से दूर किया, अपने से दूर किया तो फोर्स लगाई, उसी को बोला जाता है फोर्स, उसी को बोला जाता है पुल। पुल की फॉर्म में जो एफर्ट हुआ वो क्या हो गया? फोर्स। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट है, अब इसको क्या कर रहा है? ये पुल कर रहा है, मतलब इसको अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ पे ये अपने से दूर धकेल रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है? इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो अपनी ओर खींचते भी क्या होगा? इसको एक एफर्ट करना पड़ेगा, उसी को क्या बोला जाता है? फोर्स। या तो पुश की फॉर्म में हो सकता है या फिर पुल की फॉर्म में। ठीक है, अब फोर्स क्या होती है? डायरेक्शन लग रही है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या होता है फोर्स का? डाइन। क्या होता है? डाइन। अब यहाँ पे क्या रिलेशन हो गया इसका? एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा? एक न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि एक न्यूटन कितने डाइन्स के बराबर होगा, तो एक न्यूटन 10⁵ डाइन्स के बराबर होगा। और एक न्यूटन की वैल्यू क्या होती है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक न्यूटन को आप 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर कितनी तरह की फोर्सेस हैं? तो मेनली इसको 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। कितनी टाइप्स में? 4 टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर आ गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखते जाओ, सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे कमज़ोर फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे स्ट्रॉन्ग ताकतवर फोर्स कौन सी होती है? हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो 1 बाय 1 क्या होती है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये क्या होती है? वीकेस्ट फोर्स। और ये इन एवरी ऑब्जेक्ट, ये हर यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में होती है। यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। चाहे वो छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट हो या बड़े से बड़ा, हमारा सन हो, मून हो, अर्थ हो, इन सभी के बीच क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स होती है, ये लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ट्रैवल करती है। जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा, जितना बड़ा साइज होगा बॉडी का, उतनी ज़्यादा क्या होगी? उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ठीक है, और ये सबसे क्या होती है? वीकेस्ट फोर्स, इनमें से सबसे कमज़ोर फोर्स होती है। फिर बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स ये किन के बीच में होती है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होती है उसको बोला जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, इनके बीच में जो भी फोर्स होती है उसको बोला जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की फोर्स कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है वो, वहाँ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होती है। किसके बीच में? चार्ज पार्टिकल के बीच में, जो पार्टिकल चार्ज होते हैं उन्हीं के बीच में जो फोर्स होती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जैसे पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लाओगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगी, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अगर पॉजिटिव को नेगेटिव की ओर लाओगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगी, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। वही फोर्सेस क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं ये। ठीक है, ये क्या करती हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो भी हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, क्या क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनको बांध के रखती हैं, वो न्यूक्लियस से बाहर ना चले जाएं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी फोर्स होती है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपने ओर पकड़ के रखती है। उन्हीं फोर्सेस को क्या बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात की जा रही है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इलेक्ट्रॉन के अंदर जो फोर्स होती है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? एक तो न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन।
ये दो पार्टिकल्स होते हैं, इन दोनों को पकड़ के रखने का काम कौन करता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये क्या होती है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ फोर्सेस। कितनी टाइप्स की फोर्सेस होती हैं हमारे पास? टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर हमारे अंदर आती हैं इधर बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, एक तो बैलेंस्ड, दूसरी अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड क्या होगी? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब चारों साइड से जब इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगे और जो उसका नेट इफेक्ट है, नेट इफेक्ट ज़ीरो हो जाए, उसी को क्या बोला जाता है? बैलेंस्ड फोर्स। कि बैलेंस हो गई है। सपोज करो एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, ये दोनों अपनी साइड से ताकत लगा रहे हैं, इसको इधर धकेल रहा है, ये इसको इधर धकेल रहा है, तो दोनों की फोर्स क्या है? इक्वल। तो इसकी भी इक्वल है, इसकी भी 10 न्यूटन लग रही है, सपोज इसकी भी 10 न्यूटन लग रही है। ठीक है, तो दोनों क्या लगा रहे हैं? 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिशन में। ठीक है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा? इधर से भी 10 लग रही है, इधर से भी 10 लग रही है, तो ये बॉडी हिलेगी ही नहीं, ये बॉडी वहीं पे रहेगी, स्थिर रहेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसका नेट इफेक्ट क्या हो गया? फोर्स का नेट इफेक्ट ज़ीरो हो गया, जिसकी वजह से बॉडी क्या रहेगी? रेस्ट के अंदर रहेगी, मूव नहीं करेगी। अनबैलेंस्ड क्या आ गया? जब अनबैलेंस्ड फोर्स आ जाए, अनबैलेंस्ड मतलब जब उसका नेट इफेक्ट ज़ीरो ना हो, नेट इफेक्ट कुछ ना कुछ रहे। नेट इफेक्ट क्या आ गया? सपोज करो या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो ये क्या बन जाता है? उसका नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट यहाँ पे उसका ज़ीरो नहीं होता। सपोज करो ये बॉडी है हमारी, ठीक है, ये बंदा यहाँ से ताकत लगा रहा है, इसके अपोजिशन में कोई भी नहीं है, तो यहाँ से नेट इफेक्ट ज़ीरो नहीं होने वाला। ये क्या करेगा? इसको आगे लेके चला जाएगा। सिमिलर केस में दो पर्सन, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है, ये कमज़ोर आदमी है और ये वाला ताकतवर है, ये यहाँ से जोर लगा रहा है अपना पूरा, और ये भी अपना जोर लगा रहा है पूरा, लेकिन ये जो ताकतवर आदमी है इसकी फोर्स क्या है? ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? इस बॉक्स को आगे की ओर रोटेट करवा देगा। ठीक है, चला देगा, मूव करवा देगा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? नेट इफेक्ट ज़ीरो नहीं रहा। बैलेंस्ड मतलब जिनका नेट इफेक्ट ज़ीरो हो जाए, और अनबैलेंस्ड मतलब जिनका नेट इफेक्ट ज़ीरो ना हो। अब फोर्सेस को वापस से दो तरह में, टू टाइप्स में क्या किया गया? कैटेगराइज किया गया। पहले हमने पढ़ा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, फिर आती है इसकी कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कौन कौन सी? कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जिनके बीच में कॉन्टैक्ट हो, फिजिकल रिलेशन हो, फिजिकल टच हो। ठीक है, वहाँ पे जो फोर्स लगेगी उसको बोला जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। और जहाँ पे फिजिकल टच ना हो, एक दूसरे के टच में ना आए, तब कोई फोर्स लगे, उसको बोला जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर फील्ड फोर्स। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर जहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट लगाना ही लगाना पड़ता है। अप्लाइड फोर्स, आप किसी चीज़ के ऊपर जोर लगा रहे हो तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगी? कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, बॉडी के अंदर फ्रिक्शन होती है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को रोटेट करवाने से रोकती है, तो वो दोनों क्या होती हैं? टच में होती हैं एक दूसरे के, तो वहाँ पर भी क्या आ गया? कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स, जो हम अपने मसल्स का यूज़ करवा के फोर्स लगाते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो भी क्या आ गई? हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या आ गई? इनको फील्ड फोर्स भी बोला जाता है, जो कॉन्टैक्ट के बिना लगाई जाए, जैसे हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या? दूर से ही फोर्स लगा रही है। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट देखा होगा, चुंबक एक दूसरे के पास लेके जाते हो और दूर से ही टच होने के बिना ही क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे पार्टिकल पे, दूसरे मटेरियल पे। और नेक्स्ट आ गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्जेस के बीच में होती है। ठीक है, जो चार्जेस के बीच में होती है वो भी क्या होती है? हमारी फील्ड फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये आ गया फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।